हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजेंद्र कुमार शास्त्री जी की लिखी हुई एक अनोखी प्रेम कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 19 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र ने उस नोट को अनफोल्ड किया और पढ़ना शुरू किया। डियर रुद्र प्रताप सिंह राठौड़, एक बार फिर तुम्हें नोट लिख रहा हूँ। पिछले नोट में मैंने तुम्हें आप और सर लिखकर एक्सप्रेस किया था, लेकिन इसमें मैं तुम्हें तुम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें अपने कंपटीटर से ज़्यादा तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तुम एक मशहूर बिजनेसमैन हो, तुम्हारी बेहद शानदार पर्सनैलिटी है, तुम करोड़ों के मालिक हो, यहाँ तक कि तुम जिस चीज पर हाथ रखो वो तुम्हारी हो जाती है। जैसे कि तुमने तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड अदिति से शादी करनी चाहिए और हो गई। कमाल है ना? सिर्फ 1 महीने में तुमने उसे फिर से पा लिया। जैसे तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि बस मिले और उसके बाद तुरंत शादी। लेकिन मेरे भाई, मेरे यार, उस लड़की से शादी करने से पहले तुम्हारे जाने के बाद उसकी जिंदगी में क्या हुआ ये तो जान लेते। देखो, मैं तुम्हारा एक वेल विशर हूँ, इसलिए मुझे गलत मत समझना, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम्हारी बीवी यानी तुम्हारी प्यारी अदिति ने तुमसे अलग होने के बाद एक लड़के से फिजिकल रिलेशन बनाए थे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और करीब 9 महीने बाद उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मतलब जिस बीवी से तुम इतना प्यार करते हो, तुम्हारी उसी बीवी ने तुम्हें चीट किया है। शायद उसने तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन ना हो तो मैं तुम्हें एम्स की उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेज रहा हूँ, जिसमें बकायदा लिखा हुआ है कि अदिति 9 महीने की प्रेग्नेंट है। आई होप ये सच जानने के बाद तुम्हें अपनी शादी करने के फैसले पर गुस्सा आएगा। आखिर इतना बड़ा बिजनेसमैन जो पेशे वाला ही नहीं बल्कि हैंडसम भी इतना है कि लड़कियां उस पर मरती है, वो इससे तो बेहतर बीवी डिजर्व करता है। मैं तुम्हारा एक वेल विशर हूँ दोस्त, इसीलिए बोल रहा हूँ, उस लड़की को छोड़ दो। बाकी तुम्हारी इच्छा क्या है ना, मैंने ज्ञान देने का ठेका तो ले नहीं रखा। बाकी तुम समझदार हो ही, जिस फूल को पहले ही कोई अपनी बिस्तर पर तोड़ चुका हो उसे फिर से तोड़ने का क्या मतलब। थैंक यू, योर्स। जो तुम नाम देना चाहो, वेल विशर, कॉम्पिटिटर या फिर दोस्त, मुझे सब मंजूर है। बस अपने फैसले के बारे में सोच लेना। लेटर को पूरा पढ़ते ही रुद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ पैर दोनों ही कांपने लगे। उसने मेडिकल रिपोर्ट को भी उसके बाद देख लिया। इस दौरान उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांपने लगा। वो करीब 2 घंटे तक वहीं बैठा रहा। इधर दूसरी तरफ माया और उसकी माँ अब भी उसका इंतजार कर रही थी कि आखिर वो ऐसा क्या कर रहा है जो उसे वक्त लग रहा है। वो बार बार अपने कमरे से झांक कर देख रही थी, लेकिन कहीं से भी रुद्र नीचे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कुछ ही देर में उन दोनों ने देखा, लड़खड़ाते हुए रुद्र सीढ़ियों से नीचे आ रहा था। इस दौरान बाहर का मौसम और भी खराब हो गया था। रुद्र किचन की तरफ गया और उसने स्टोर रूम की चाबी निकाली। घर में उस वक्त माया, उसकी दादी माँ दो ही जाग रहे थे, क्योंकि फिलहाल रात के 2 बज रहे थे। हालांकि बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड जरूर उस वक्त जाग रहे थे, लेकिन अंदर अंदर कोई नहीं था। रूबल भी अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी। उसने स्टोर रूम का धीरे से दरवाजा खोला और उसके बाद पीछे से बंद कर दिया। स्टोर रूम में इस दौरान भयंकर सन्नाटा पसरा पड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बुरी तरह से कांप रहा था। उसके हाथ में अब भी वो मेडिकल रिपोर्ट थी जो उसके हाथों के कांपने की वजह से गिर गई। उसने जल्दी से उस बड़े से लोहे के बॉक्स को ओपन किया। उसके बाद एक के बाद एक सारी चीजें बाहर निकालने लगा, जिसमें अदिति की पुरानी चुनरी भी थी। उसको हाथ में लेते ही उसने उसे गले से लगा लिया और घुटनों के बल बैठकर वो बुरी तरह से फूट फूट कर रोने लगा। उसको वो पल याद आ रहा था जब वो उसकी गोद में सिर रखकर लेट रहा था। उसके तुरंत बाद उसकी नज़र उसकी तस्वीर पर पड़ी। उसे देखते ही उसका दिमाग घूमने लगा। चारों ओर उसे अंधेरा सा नजर आने लगा। एक के बाद एक उसके पूरे पल फिल्म के किसी सीन्स की तरह जल्दी जल्दी उसके दिमाग में आने लगे। कभी उसे वो पल याद आ रहा था जब वो किसी अनजान लड़की की बाहों में था, जहां वो उसके साथ फिजिकल हुआ था। उसे उसका चेहरा भी ढंग से याद नहीं था। कमरे में अंधेरा था और उसका सिर भारी था।
वो उसे अदिति के जैसी ही लग रही थी। यही वजह थी कि वो उसके साथ बिना कुछ सोचे फिजिकल हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अगले ही पल उसका दिमाग बुरी तरह से घूमने लगा। वो बक्से का सहारा लेकर खड़ा होता है। उसने अपने सिर को पकड़ लिया। उसको अब अपनी ही फैक्ट्री में आग लगने वाला पल याद आने लगा, जब उसकी फैक्ट्री धू-धू कर जल रही थी। तभी जोर के झटके के साथ उसके कमरे की खिड़की खुली। बाहर से पानी अंदर आकर गिरने लगा। अजीब सी टिप-टिप की आवाज के साथ उसे कुलबुलाहट सुनाई देने लगी, मानो कोई बुरी तरह से रो रहा था। टिप-टिप की आवाज उसे डरा रही थी। तभी अचानक से स्टोर रूम की लाइट बंद हो गई। चारों ओर घुप अंधेरा और तभी एक भयानक काला साया उसे अपनी तरफ आता हुआ नजर आने लगा। अगले ही पल उसे एहसास हुआ जैसे उसके हाथ पर कुछ गिरा है, मानो वो कोई खून की बूंद हो। उसने अपनी नजरों को ऊपर की तरफ किया। स्टोर रूम के फैन के हुक से एक लाश लटकी हुई थी। बिजलियों की रोशनी में उसे वो लाश किसी और की नहीं, अपने ही पापा की नजर आई। पापा! वो जोर से चीखा और धम से नीचे गिर गया। लो, हो गया काम। मोम, जल्दी से दरवाजे को बाहर से लॉक कर दो, माया ने दौड़ते हुए कहा, जिसके बाद उसकी माँ ने दरवाजा बंद किया और फिर वो दोनों आकर अपने कमरे में छिप गई। इधर दूसरी तरफ रूबल अपने कमरे में गहरी नींद में सो रही थी, तो वहीं उसकी दादी माँ को भी नींद आ रखी थी। स्टोर रूम का दरवाजा बंद होने के चलते उसकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं गई थी। उसने एक ही चीख मारी थी, तभी वो बुरी तरह से कांपने लगा। वो पीछे की तरफ खिसकने लगा। इस दौरान वो काला भयानक साया जोर-जोर से हंसा। उसके भयानक लंबे बाल जो हवा के साथ लहरा रहे थे। उसका चेहरा भी काला था। उसने जोर से हंसते हुए उससे कहा, हाँ, मैंने मैंने मारा था तुम्हारे बाप को। मैंने, तू नहीं बचा सका। और वो जोर-जोर से हंसने लगा। उसकी भयानक आवाज की वजह से रुद्र का दिमाग बुरी तरह से घूमने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे ना अदिति की याद आ रही थी, ना ही किसी और की। वो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। तभी वो उसकी तरफ बढ़ी और फिर गायब हो गई। एक बार फिर टिप-टिप की आवाज से उसकी हार्टबीट बढ़ने लगी। पसीने की वजह से उसका पूरा चेहरा गीला हो चुका था। अगले ही पल उसने फिर से देखा। इस बार हुक से उसके पापा की लाश लटकते हुए उसे दिखाई नहीं दे रही थी। उसने राहत की सांस ली। उसका दिमाग भारी था। अब भी उसका दिमाग घूम रहा था। आसपास की हर चीज उसे काली भयानक नजर आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी बाहर जोर की बिजली फिर से कड़की। बिजली की रोशनी में उसे एक भयानक काला साया फिर से नजर आया। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसकी सांसों की आवाज उस तक आ रही थी। वो डर के मारे पीछे की तरफ खिसकने लगा। मुझे मुझे छोड़ दो, आगे मत बढ़ो। एक औरत का भयानक काला साया उसकी तरफ उल्टे पैर ही बढ़ने लगा। इस दौरान वो पीछे की तरफ डर के मारे खिसक रहा था। आगे मत बढ़ो, उसने एक बार फिर कहा, लेकिन वो काला भयानक साया उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वो उसके बिल्कुल पास पहुंच गई। रुद्र किसी तरह से दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने जल्दी से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होने के चलते उससे दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद उसकी और ज्यादा हालत खराब हो गई। उसने अपनी आंखें बंद करनी चाही, लेकिन वहां उसे अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था। उसका दिमाग धीरे धीरे अब सुन्न पड़ रहा था। उसकी आंखें डर की वजह से और ज्यादा छोटी हो रही थी। और तभी वो काला साया अचानक से मुड़ा। लाल भयानक आंखें, सिर से रिश्ता खून, छालों से भरा चेहरा। वो जोर से चीखा, अदिति! और अगले ही पल वो बुरी तरह से कांपने लगा और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। हे भगवान! ये कैसा सपना था? अदिति चौंक कर खड़ी हुई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने जल्दी से अपने रूम की लाइट ऑन की। उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांप रहा था। सपने में उसने देखा जैसे कोई भयानक काला साया उसके रुद्र को कहीं लेकर जा रहा था। उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि आखिर रुद्र के साथ क्या हुआ है। इधर रुद्र की भयानक चीख बंद दरवाजे को भी पार करके रूबल तक पहुंची। तभी वो चौंक कर बिस्तर से खड़ी हुई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला। उसके दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर माया ने उससे पहले ही दरवाजा खोल दिया, ताकि उसको ये ना लगे कि किसी ने उसके दरवाजे को बंद किया है। वो दरवाजा खोलकर वापस आकर अपने कमरे में लेट गई। तभी रूबल दौड़कर स्टोर रूम की तरफ गई, क्योंकि उसे आवाज उसी तरफ से सुनाई दी थी। उसने एक ही झटके के साथ दरवाजा खोला और सामने का उसने जैसे ही नजारा देखा, वो चौंक गई।
छोटे मालिक, उसकी जोरदार चीख सुनकर दादी माँ, माया, बाकी के लोग दौड़ते हुए स्टोर रूम की तरफ आए। इसी दौरान रूबल की नज़र अदिति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देख लिया और उसके बाद एक तरफ रख दिया। वो पूरा मामला समझ गई थी कि जरूर उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही रुद्र को सिजोफ्रेनिया का दौरा पड़ा है। हालांकि वो यह नहीं जान पाई थी कि वो रिपोर्ट भिजवाने के पीछे माया का हाथ ही है। छोटे मालिक, जरा उठिए, उठिए छोटे मालिक, उसने रोते हुए कहा। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी दादी जी और बाकी के लोग वहां आ गए। रुद्र, रुद्र को क्या हुआ? उसकी दादी जोर से चीखी। पता नहीं, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। रूबल ने रुद्र को उठाने की कोशिश की, तभी माया और उसकी माँ ने रोने का झूठा नाटक किया। वो फिर भी उसे उठा नहीं रही थी। आखिरकार मनु और सुजान ने उसे गोद में लिया और दौड़कर वे बाहर आए। मैं इनको कुछ नहीं होने दूंगी। दादी जी, आप बस जल्दी से बैठिए गाड़ी में, उसने दादी जी को बोला, जिसके बाद वो जल्दी से गाड़ी में लेटाकर हॉस्पिटल की तरफ निकले। इस दौरान माया और उसकी माँ दूसरी कार में उनके साथ निकली। हालांकि उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि रुद्र अब बेहोश हो चुका था। इधर जहाँ रुद्र की कंडीशन देखकर उन सबकी हालत खराब है, तो वहीं दूसरी तरफ अदिति को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी उसका फोन घनघनाया। उसने स्क्रीन पर देखा तो रूबल उसे कॉल कर रही थी। उसका कलेजा धक-धक कर रहा था। उसने डरते हुए कॉल पिक किया। हेलो मालकिन, वो छोटे मालिक, वो रोते हुए जोर से पूरी बात बता देती है। क्या? लेकिन कैसे? ये कैसे हुआ? मैं सब बताती हूँ, आप बस जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, उसने रोते हुए कहा और उसके बाद उसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खोला। उसने इस दौरान अपनी माँ को पूरी बात बताई और अगस्त्या का ध्यान रखने को बोला, क्योंकि अगस्त्या सो रहा था और ऐसी सिचुएशन में वो उसे वहां लेकर नहीं जा सकती थी। उसने ड्राइवर को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बोला, जिसके बाद वो जल्दी से एयरपोर्ट के लिए निकल गई। करीब 3 घंटे बीत चुके थे। अभी सुबह के 4 बज रहे थे। रुद्र को उन लोगों ने भर्ती करवा दिया था। उसको एम्स की इमरजेंसी में तुरंत एडमिट किया गया। डॉक्टर्स ने उनको लगातार कई सारे इंजेक्शन दिए। इस दौरान माया और उसकी माँ नयनतारा दोनों विराट से बात करके खुशियां मना रही थी कि उनकी जो चाल थी वो सक्सेसफुल हो गई है। तभी कुछ ही देर में उन्हें अदिति हॉस्पिटल में अंदर आते हुए दिखाई दी। लो, अब देखो, अब ये मैडम करेगी कुछ। हम भी देखती हैं ये रुद्र को पागल होने से कैसे बचाती है, माया ने अपने दांतों को पीसते हुए कहा। इधर दूसरी तरफ अदिति रोते हुए जल्दी से इमरजेंसी वार्ड की तरफ गई। वहां दादी माँ और रुबल दोनों बुरी तरह से रो रही थी। अदिति को देखकर दादी माँ ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, वो रुद्र, उनको कुछ नहीं होगा दादी माँ, मैं हूं ना, उसने रोते हुए कहा। इधर रुबल उसको घुरकर देख रही थी। अदिति को समझ नहीं आ रहा था इसके पीछे की वजह क्या है। वो यही सब सोच रही थी, तभी इमरजेंसी की लाइट ऑफ हो गई। अदिति और बाकी के लोगों की नज़र डॉक्टर पर थी। वे सब डॉक्टर को देख रही थी। तभी डॉक्टर बाहर आया। अदिति दौड़कर उसकी तरफ गई। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, वो मेरे पति अब कैसे हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता है। ही इज क्रिटिकल। मीन्स, मैं समझी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज शाम तक तो वो ठीक थे। आप कुछ क्लियर बताएंगे? दरअसल आपके पति कोमा में चले गए हैं। वाट? ऐसा नहीं हो सकता है, ये सच नहीं है। वो फबक पड़ी। यही सच है मिस्टर राठौड़। मैं एक पेशेंट को और देखने आ रहा हूँ, उसके बाद मुझे मीटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके हस्बैंड की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उसने कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद वो वहां से चला गया। वो पीछे से फुट फुट कर रोने लगी। उसने जोर से आवाज देते हुए डॉक्टर से कहा, मगर डॉक्टर साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोमा में कैसे जा सकते हैं? उसने रोते हुए कहा। लेकिन बावजूद इसके वो रुका नहीं। तभी वो मुड़ी। उसके सामने रूबल थी। उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा था। उसने उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट जैसे ही उसे दिखाई, अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। रुद्र को उसके अतीत ने ही निकल लिया था। वो वहीं घुटनों के बल गिर गई और बुरी तरह से रोने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ रूबल और दादी माँ को उनके सवालों के जवाब चाहिए थे। इसी दौरान माया और उसकी माँ भी मौके पर चौका लगाने के लिए आ चुकी थी। चारों ओर अब शांति थी। रात का समय होने के चलते इमरजेंसी वार्ड में इतने ज्यादा लोग नहीं थे। रुद्र के रूम के आगे अब अदिति, रूबल, रुद्र की दादी माँ, माया और उसकी माँ नयनतारा ही मौजूद थे। अदिति अब भी रो रही थी, तो वहीं रूबल और दादी माँ अदिति की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखने के बाद उसको घुरकर देखने लगी। इस दौरान उनको अपनी तरफ इस तरह से देखकर वो समझ गई थी कि
वो सब उससे खफा है। वो अच्छे से जान चुकी थी कि उसकी वजह से ही उसका रुद्र कोमा में गया है, लेकिन वो तो उस वक्त सब क्लियर करना चाहती थी जब रुद्र उससे शादी करना चाहता था। तब रुद्र ने ही उसकी बात नहीं सुनी। उसको ही शादी करने की जल्दी थी। ऐसे में उसकी तो एक तरफा गलती किसी भी हाल में नहीं थी। उसने यही सोचते हुए अपनी आंखें पोंछी और एक बार फिर उसने उस रिपोर्ट को देखा। उस रिपोर्ट को देखते ही अदिति समझ गई थी कि ये तो उसकी उस रिपोर्ट की कॉपी है जब उसको बच्चा होने वाला था। उसकी डिलीवरी काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है, यही बात उस रिपोर्ट में लिखी गई थी। हालांकि दादी माँ और रूबल दोनों को ही इससे कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब था तो बस इस बात से कि आखिर क्या वो सच है। अदिति उनको देखने के बाद उस रिपोर्ट को फिर से रूबल की तरफ बढ़ा देती है। अदिति, क्या ये सच है? दादी माँ ने घुरकर देखते हुए पूछा। जी दादी माँ। अदिति, दादी माँ ने क्रोधित होकर जोर का एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसकी गाल पर रशीद कर दिया। थप्पड़ लगते ही वहां मौजूद हर कोई शॉक्ड हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ माया और उसकी माँ दोनों ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। तुमने इतना बड़ा सच हम सबसे क्यों छुपाया? मेरा रुद्र तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हें जरा सा भी पता है इस बात का? तुमने उसे हर बार धोखा दिया है, हर बार, और वो हर बार तुम्हें माफ करता आया, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी भी हाल में माफ नहीं करने वाली हूँ। उसकी दादी माँ क्रोधित होकर बोली। इस दौरान वो फूट फूट कर रोने लगी। रूबल ने दादी माँ को शांत हो जाने के लिए कहा। दादी माँ, शांत हो जाइए। छोटी मालकिन को इस तरह से सबके सामने आपको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। सब देख रहे हैं। रूबल ने रुद्र की दादी माँ को समझाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? इस लड़की ने हम सबको धोखा दिया है। उसकी दादी माँ ने उसे अंट संट बोलने लगी। अदिति कई देर तक चुपचाप सुने जा रही थी। उसके बाद उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए दादी माँ। मुझे अपने मुंह से दादी माँ कहने की कोई जरूरत नहीं है। रुद्र की दादी माँ ने अपना मुंह फेर लिया। पहले बात तो सुन लीजिए, मैं उन्हें सब बताने वाली थी। इवन मैं इसी कारण उनसे शादी नहीं करने वाली थी। हर बार किसी न किसी तरीके से कहा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कैसे बताऊँ? इसके बाद उन्होंने लगातार जिद की। मैं बताने की कोशिश करती रही और वो हर बार सुनने से इनकार करते रहे। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो आप जब वो कोमा से बाहर आ जाए तो पूछ लेना। मुझे गम इस बात का नहीं है कि आपने मेरे थप्पड़ मार दी, बल्कि इस बात का है कि काश मैं तब उन्हें शादी के लिए मना ही कर देती या उन पर दबाव बनाती कि या तो वो पहले मेरी बातें सुने, वरना मैं शादी नहीं करने वाली। लेकिन ऐसा ना हो सका दादी माँ। उन्होंने मुझे शादी के लिए फोर्स किया। अदिति ने फूट फूट कर रोते हुए कहा। ये झूठ बोल रही है। आज तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। वैसे भी पेशा तो रुद्र के पास ज्यादा है, तो उसके साथ तो शादी करने वाली लड़कियों की लाइन लगी पड़ी थी। वो तुम्हें भला क्यों शादी के लिए फोर्स करेगा? नयनतारा भड़क कर बोली। मैं झूठ बोल रही हूँ या सच, ये तो उनके कोमा से बाहर आने के बाद पता चल ही जाना है। लेकिन फिलहाल मैं इस पर अब कोई सफाई नहीं देना चाहती। वो बच्चा किसका था और कैसे मैं माँ बनी, इन सवालों के जवाब मैं बाद में भी दे सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे मेरे पति को बचाना है। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तभी दादी माँ बोली, कैसा पति अदिति, जब तुमने खुद ही उसे इस हाल में पहुंचा दिया? दादी माँ, आप इसे कैसे कह सकती हैं? आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा क्या? जबकि मैं कह रही हूँ, उन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। इस बार उसने जब जोर से कहा तो दादी माँ और बाकी सब चुप हो गए। आई एम रियली सॉरी जो मैं आप सबसे इस तरह से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। जो हुआ था वो इस तरह से हुआ कि उसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। उन्होंने खुद मुझे बताने से मना किया है। लेकिन इतना जान लीजिए, अगर ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं आप सबसे वादा भी करती हूँ कि मैं रुद्र को बचा कर रहूंगी। क्या कहा तुमने? तेरा रुद्र? अरे तुमने ही तो निगल लिया रुद्र को। उसकी सौतेली माँ उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली। यहाँ हंगामा खड़ा करने की कोई मतलब नहीं है। मैं पहले ही अपनी गलती मान चुकी हूँ। मेरी गलती इतनी है कि मैंने उनको सब पहले नहीं बताया। लेकिन न जाने क्यों मुझे लगता है उन्हें ये दौरा केवल इस मेडिकल रिपोर्ट को देखने से नहीं पड़ा है, क्योंकि उन्हें पहले भी सिजोफ्रेनिया के दौरे पड़ चुके हैं, जबकि तब मैं उनकी जिंदगी का हिस्सा भी नहीं थी। लेकिन पहले तो वो कभी कोमा में नहीं गए थे। पहले तो वो इतने क्रिटिकल भी नहीं हुए थे। इससे पहले लखनऊ में भी वो 2 बार
इन दोनों का शिकार हो चुके थे। दोनों ही बार मैंने उन्हें संभाला, जबकि उस वक्त तो मैं उनकी लाइफ का हिस्सा भी नहीं थी। फिर मेरी वजह से वो इस बार भी कैसे क्रिटिकल हो सकते हैं? कुछ तो ऐसे सवाल हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। यही नहीं, इससे पहले उन्हें जब भी दौरे पड़े, उन्हें वक्त पर किसी न किसी के द्वारा संभाला गया। ऐसे में सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या घर में आप में से कोई ऐसा था ही नहीं, रूबल जी के अलावा, जिसने उनकी आवाज नहीं सुनी? उसने घुरकर देखते हुए कहा, जिसके बाद दादी जी और बाकी के सब ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। अब वो पासा पलट चुकी थी। वो जानती थी कि उनकी बोलती फिलहाल कुछ देर के लिए बंद करवानी बहुत जरूरी है। कुछ देर यूं चुप रहने के बाद माया बोली, तुम अब कहना क्या चाहती हो? तुम हमारे ऊपर ये सवाल खड़े नहीं कर सकती हो कि हमने मौके पर उन्हें संभाला नहीं। माया बोली, पहली बात तो ये कि मैं आपके बड़े भाई की वाइफ हूँ, इसलिए मुझे तुम कहकर मत बुलाइए। ये बात आपको आपके भैया पहले ही कह चुके हैं। माया टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली, उसने आंखें दिखाते हुए कहा, जिसके बाद माया क्रोधित होकर बोली, दादी माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं? देखो ये कैसे बात कर रही है। मैं अब क्या कहूँ? मेरे पोते की किस्मत में शायद यही सब लिखा है। उसे शायद अब तक किसी ने अच्छे से समझा ही नहीं। हर बार किसी न किसी ने उसे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर्ट करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को सच में मेरे रुद्र की फिक्र होती तो इस तरह से कभी एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते। खैर, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, आज रुद्र की ये हालत है, इसके जिम्मेदार हम सब भी हैं। अगर हमने वक्त पर उसे संभाल लिया होता तो अच्छा होता। कमबख्त, कल रात को मुझे नींद भी बहुत गहरी आई। उसकी दादी माँ की आंखों में आंसू झलक पड़े। अब वो खुद को कोस रही थी। ये सब देखकर माया और उसकी माँ नयनतारा को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अदिति दादी माँ की तरफ बढ़कर बोली, रोइए मत दादी माँ, मैं रुद्र को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अच्छे से पता है उन्हें शिजोफ्रेनिया कैसे हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या थी, और ये नहीं, मैं उनके सारे सवाल का जवाब दूंगी। अब वक्त आ गया है उन्हें सब बताने का। मुझे डॉक्टर से बात करके उन्हें सब बताना होगा। अदिति ने रोते हुए कहा, लेकिन दादी माँ उससे अब कोई बात नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया तो वही रूबल भी अब सबकी निगाहों से उसे देखे जा रही थी। तभी माया बोली, ही इज इन कोमा, और तुम क्या समझती हो तुम डॉक्टर हो जो भैया को बचा लोगी? नहीं, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ वो मेरी बात सुनेंगे। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगी। सो प्लीज मूव बी असाइड, उसने आंखें दिखाते हुए माया को दूर हो जाने के लिए कहा। इस दौरान वो समझ चुकी थी कि फिलहाल उससे कोई ढंग से बात नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें लगता है सिर्फ वही उसके कोमा में जाने के पीछे जिम्मेदार है। इसके इस तरह से बोलने के बाद माया उससे दूर हो गई, लेकिन उसकी माँ की गुस्से के मारे बोहें तन गई थी। अदिति डॉक्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लगने लगा था ये सब उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन उसे कैसे भी करके रुद्र को बचाना था। अब उसके लिए रुद्र ही सेहत की फर्स्ट प्रायोरिटी था। वो जल्दी जल्दी डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ रही थी। तभी रुद्र की सौतेली माँ ने उसके रास्ते को रोक दिया। इस दौरान रूबल को अब उन पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि अदिति पहले ही कह चुकी थी कि वो उनके हर सवाल का जवाब देगी, बस रुद्र ठीक हो जाए। लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रही थी। उसको यूं अपना रास्ता रोकते देखकर अदिति ने अपने दांतों को पीसा। वो कुछ बोलती इससे पहले ही वो बोली, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब अभी के अभी देने होंगे। मैं रुद्र नहीं हूँ जो तुम्हारी जाल में फंस जाऊंगी। तुम चुपचाप मेरे सभी सवालों के जवाब दो कि आखिर वो बच्चा किसका था, तुमने किसके साथ अपना मुंह काला किया था। अच्छा, हु आर यू, आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? उसने आंखें दिखाते हुए कहा, मैं रुद्र की माँ। सौतेली भले ही हूँ, लेकिन उसकी माँ हूँ। हाँ, तो सौतेली ही हो तो मेरी प्यारी सासू माँ, सगी बनने की कोशिश ना करो। इस तरह की झूठी नौटंकी करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं बखूबी जानती हूँ कि आप किस तरह की हैं। उसने आंखें दिखाते हुए कहा। अब अदिति खुद भी बार बार एक ही बात को सुनकर तंग आ चुकी थी। वो किसी भी हाल में रुद्र को फिलहाल बचाना चाहती थी। उसके इस तरह के सख्त लहजे को सुनकर रुद्र की सौतेली माँ क्रोधित होकर बोली, तुम बकवास नहीं कर सकती हो। तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। बात को घुमाने की कोशिश ना करो। मैं सौतेली हूँ या सगी, मुझे मेरे सवालों के जवाब जानने का हक है। मैंने आपसे पहले ही एक सवाल किया था, हु आर यू, आप होती कौन है मुझसे ये सवाल करने वाली? जिस इंसान ने मुझसे शादी की
उसको जब इन सवालों से कोई मतलब नहीं था तो आप कौन होती है? जब उसने मेरी एक भी बात सुने बिना मुझसे शादी कर ली तो आप कौन होती है ये जानने का हक रखने वाली कि मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरे रास्ते से दूर हो जाइए। फिलहाल मुझे कैसे भी करके उन्हें बचाना है। उन्हें ये भी बताना है कि जिन्हें वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिन्हें वो अपना समझते हैं, वो सब उनके परायों से भी बदतर है। क्योंकि सासू माँ, मैं भी आपको बखूबी जानती हूँ। आप पासों के खेल की शकुनी मामा की तरह बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। और मेरे पति को ये खेल खेलना नहीं आता, जैसे पांडवों को पाशों का खेल खेलना नहीं आता था। बेचारी द्रौपदी भरी सभा में मजबूर हो गई थी, लेकिन ये द्रौपदी मजबूर नहीं है, इसे भी पासों का खेल अच्छे से खेलना आता है। वक्त आने पर पता भी चल जाएगा, सो प्लीज फिलहाल दूर हटिए। उसने आंखें दिखाकर कहते हुए हाथ से दूर कर दिया। अदिति के मुंह से ये शब्द सुनकर रुद्र की सौतेली माँ शकपका गई थी। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये वही अदिति है जो कभी उससे डरती थी, लेकिन ये सच था। अब उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे इस तरह की बात की थी। उनकी बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसे लग गया था जैसे उसके मंसूबों के बारे में अदिति को सब पता है। वो यही सोचती रही तो वहीं दूसरी तरफ अदिति कुछ ही देर में डॉक्टर के केबिन के पास पहुंच गई। इधर माया ने देखा कि अदिति ने उसकी माँ को कुछ कहा है, जिसके बाद वो वहीं पर ही रुक गई तो वो उसके पास आई। मॉम, क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? कुछ नहीं, मेरा मूड ऑफ है, मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, उसकी माँ ने खींचते हुए कहा, और उसके बाद वो हॉस्पिटल के लॉन की तरफ चली गई। इधर दूसरी तरफ माया को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अदिति ने उसकी माँ को ऐसा क्या बोला जो वो उस पर भड़क रही है। वो यही सोच रही थी, हालांकि उस पर माया की भी अदिति से भिड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पहले ही उसे एक बार सिर्फ इतना बोलने पर ही डांट चुकी थी कि उसने उसे तुम क्यों कहा। उसे तो लगा था कि वो दोनों मिलकर अदिति को डोमिनेट करेगी, लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट था। रुद्र के कोमा में जाने के बाद अदिति को बेहद गुस्सा आया हुआ था। वो यही सब सोचते हुए अपनी माँ के पीछे चली गई तो वहीं दूसरी तरफ जब अदिति ने डॉक्टर का केबिन खोला तो वहाँ डॉक्टर नहीं था। कुछ ही देर में उसने अपने पीछे से डॉक्टर अरोड़ा की आवाज़ सुनी। कॉल डॉक्टर जॉन सुनिधि राइट नाउ, उनको बोलना मैं उनसे अर्जेंट मीटिंग करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने अपनी असिस्टेंट से कहा। बट सर, उनके असिस्टेंट ने बोला कि वो एक क्रिटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही बात कर सकेंगे। ओह ओके, कीप इन टच विथ हिम और मुझे अपडेट देना। डॉक्टर इतना बोलकर अपने केबिन की तरफ आया, जहाँ उसके सामने अदिति खड़ी थी। उसे देखकर डॉक्टर बोला, मिसेज राठौड़, इस तरह से पैनिक मत होइए, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ आप सबका भी पॉजिटिव सोचना बेहद ज़रूरी है। मिस्टर राठौड़ हमारे काफ़ी टाइम से पेशेंट रह चुके हैं। मैंने बहुत बार उनसे कंसल्ट किया है। उनको मैंने कई बार रेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन वो कंटिन्यू काम करते जा रहे थे। ऊपर से उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उनका पास्ट बहुत पेनफुल है, ऐसा मुझे जानने को मिला था। सिजोफ्रेनिया होने का एक मेजर रीज़न ये भी है कि अब दिक्कत ये बढ़ चुकी है कि ये रेयर डिजीज उनके नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट कर रही है। डॉक्टर ने केबिन में अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, तो आपके हिसाब से वो कभी ठीक नहीं होंगे? अदिति की आंखों में आंसू थे। इस तरह से नेगेटिव हम किसी भी पेशेंट के बारे में नहीं बोल सकते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मुझे डॉक्टर जॉन से मीटिंग करके मिस्टर राठौड़ के पूरे केस को लेकर बात करनी है, उसके बाद ही कुछ क्लियर हो सकेगा, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। और आप डॉक्टर जॉन से कब बात करेंगे? अदिति ने किसी क्यूरियस बच्चे की तरह पूछा। अभी वो ऑपरेशन कर रहे हैं, ऐसे में वक्त लग सकता है। क्या आप मुझे मेरे पति से मिलने को अलाउ कर सकते हैं? मैं कोशिश करती हूँ कि वो कोमा से बाहर आ जाए। अदिति की आंखों से आंसू झलक पड़े। मिसेज राठौड़, मैं अच्छे से समझता हूँ आप किस कंडीशन से अभी गुजर रही है। आप कितनी सैड है मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन मेरी बात समझिए जरा। अगर उन्हें कोमा से बाहर लाना इतना आसान होता तो हम भी तो ट्राई कर सकते थे ना। पेशेंट की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर खत्म ही हो जाना चाहता है। ऐसे में जब हमारे लिए आशा नहीं है तो आप क्या करेंगी? दिस इज नॉट ए हिंदी फिल्म और सीरियल। आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डॉक्टर ने इस बार सख्त लहजे में कहा। मुझे कुछ नहीं समझना, आप मुझे बस इजाज़त दीजिए, मैं अपने पति को बचा लूँगी। मैं बस एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरे भोले से बात करना चाहती हूँ।
मैं उसे सब बता देना चाहती हूँ कि उस रात को क्या हुआ था। आज उनकी हालत है तो वो सिर्फ गलतफहमियों की वजह से। आई नो वो फिर से उठ खड़ा होगा, अदिति ने रोते हुए कहा। मिसेज राठौड़, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके पति अब कोमा में चले गए हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर जॉन को यहाँ बुलाना पड़ सकता है। ही इज शिजोफ्रेनिया एक्सपर्ट। अब उनके अलावा उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, डॉक्टर ने कहा। पर एक मौका, बस एक मौका ही तो दे सकते हैं आप मुझे। वैसे भी वो कोमा में ही है। मैं बस उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। नहीं, हम ये इजाज़त नहीं दे सकते हैं। पेशेंट की पास्ट लाइफ के बारे में बताकर आप उसे और डिस्टर्ब कर देंगी। आप नहीं जानती है, पेशेंट ऑलरेडी जीने की इच्छा छोड़ चुका है। अगर ये अगले एक वीक से कोमा से बाहर नहीं आए तो मुझे नहीं लगता ये कभी नहीं आ सकेंगे। डॉक्टर की बातें सुनकर अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान वो खुद को कोस रही थी कि काश वो रुद्र को वो सब पहले ही बता देती जो उसे बताना चाहिए था। लेकिन अब वो क्या करेगी ये उसे पता नहीं था। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसकी कंडीशन काफी खराब थी। उसे कैसे भी करके उसे बचाना था। डॉक्टर की बातें सुनकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना सीरियस कैसे हो सकता है। कहीं इसमें भी तो किसी की साजिश नहीं थी। लेकिन फिलहाल उसके पास ये सब सोचने का वक्त नहीं था। उसे कैसे भी करके डॉक्टर को कन्विंस करना था। न जाने क्यों उसे लग रहा था जब वो रुद्र से बात करेगी तो रुद्र कोमा से बाहर आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर से इजाज़त लेना भी तो आसान नहीं था। अदिति की आंखों में फिलहाल आंसू थे। उसके ठीक सामने डॉक्टर था जो उसकी तरफ देख रहा था। वो भी जानता था वो कितनी इमोशनल हो चुकी है, लेकिन उसकी वजह से वो अपने पेशेंट की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। कुछ ही देर यूं ही रोने के बाद अदिति बोली, डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, मैं ये बात बखूबी जानती हूँ। आप दवाई लेकर पेशेंट का इलाज करते हैं, लेकिन कई बार जब दवाई भी काम ना करे और जैसे आपने बताया कि पेशेंट की जीने की कोई इच्छा नहीं, ऐसी सिचुएशन में पेशेंट को उसकी जिंदगी का आईना दिखाना जरूरी हो जाता है। वो कोमा में है, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन कर रहा है कि वो सबसे ज्यादा मुझसे ही खफा है। ऐसे कई राज है, ऐसे कई सवाल है जो उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं। वक्त की वजह से वो रुद्र प्रताप सिंह राठौड़ तो बन गए, लेकिन उनके अंदर का भोले खत्म हो गया है। मुझे आज उन्हें उसी भोले से मिलवाना है। मुझे आज उसी भोले को उसके सारे सवालों के जवाब देने हैं। क्या आज एक पत्नी को उसके पति से मिलने के लिए भी किसी की इजाजत लेनी होगी? उसने रोते हुए कहा। आप मुझे इमोशनल मत कीजिए, मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है, लेकिन इस तरह से तो आप मुझे अपनी जॉब करने से रोक रही है। डॉक्टर ने भी सीरियस होकर कहा। मैं आपसे वादा करती हूँ डॉक्टर कि मैं आपको जॉब करने से नहीं रोकूंगी। बस मुझे उनसे मिलना है, मैं देखना चाहती हूँ। आप इस बात को तो बखूबी जानते ही है ना डॉक्टर कि जब पेशेंट कोमा में हो तो उसे जिंदगी के उन पलों से मिलाने की कोशिश करनी चाहिए जिनसे मिलकर फिर से उसमें जी खड़ी होने की इच्छा जग जाए। तो फिर मैं भी तो उनमें फिर से जीने की इच्छा जगाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ये मौका नहीं देंगे? उसने मुस्कुराकर कहा। हालांकि अब भी उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। तो क्या आप पेशेंट के सामने कोई नेगेटिव बात नहीं करने वाली हैं? बचपन के दोस्त है वो मेरे। केवल 15 सालों में मैंने उनके साथ वो जिंदगी जी ली थी जो लोग 100 साल साथ रहकर भी जी नहीं पाते हैं। वो गोल्डन डेज थे मेरे और उनके। क्या आपको नहीं लगता इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वो खुद 2 पल सुकून की जीना नहीं चाहता होगा? चाहते तो होंगे ही ना, उन्हें भी तो वो पल याद आए होंगे ना। वो भी तो किसी के सीने में दुबक कर रोना चाहते होंगे। शादी भी शायद उन्होंने इसी उम्मीद के साथ मुझसे की होगी। फिर एक और झटका लगा उनको और वो टूट गए। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान के जब अपने ही उसके पराये हो जाए तो इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। बस यही उनके साथ हुआ था आज रात को। भले ही मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं सब समझ रही हूँ। मेरे पति अगर मेरी किसी गलती की वजह से नाराज होते तो वो मुझसे जरूर सवाल करते, मुझ पर गुस्सा होते, लेकिन कभी इतना डिस्टर्ब नहीं हो जाते डॉक्टर। उन्हें उनका अतीत अंदर ही अंदर खाने की कोशिश कर रहा है और मैं उन्हें उनके उसी अतीत के छिपे राजों से आज रूबरू करवाना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि जो अतीत उन्हें अंदर ही अंदर कचोटता है, जो अतीत अंदर ही अंदर उन्हें खाता है, हकीकत वो नहीं है, हकीकत कुछ और है। उन्हें सिक्के का एक पहलू दिखाया गया था, आज मैं दूसरा पहलू भी दिखाना चाहती हूँ। लेकिन उन सबसे पहले
मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि क्या थी हमारी दोस्ती, क्या थे वो मेरे भोले और क्या थी मैं उनकी अदिति। वो सब बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ उन्हें उसी जिंदगी में वापस लेकर जाऊंगी जिनमें उन्हें सुकून मिलता था। वही जिंदगी जिनसे उन्होंने मेरे साथ बनारस में जी थी, वही खत, वही पगडंडी जिससे हम अक्सर स्कूल जाते वक्त गुजरते थे। कभी साइकिल से गिरते थे तो फिर दोनों एक दूसरे पर ताली पीटकर हंसते थे। जब साइकिल पंक्चर हो जाती तो मुझसे कहते कि तुम घसीटो इसको, तुझमें ज्यादा भार था, इस वजह से ये पंक्चर हो गई। फिर चाहे पिछला टायर ही क्यों ना पंक्चर हो। उनकी माँ नहीं थी लेकिन सीने में ऐसे आकर दुबकता था मेरा भोले की मानो मैं उसकी माँ हूँ। चांद कई बार फलक पर होता था, वो अपने घर से मेरे घर तक आ जाता था। मैं छत पर अकेली होती थी, फिर वो चोरी छिपे छत पर आता, लेकिन वो प्यार ऐसा वाला प्यार नहीं था जो आजकल के लड़के लड़कियां करते हैं। वो कुछ अलग था। घंटों मुझे माँ समझकर मेरी गोद में लेटकर रोता रहता था। वो नीचे मेरे मम्मी पापा ये सब सुनने के बावजूद भी वो कभी ऊपर नहीं आते थे। वो जाड़ी की शाम अलगाव किनारे मुझे बोलता, मुंह खोलो। मैं मुंह खोलती और उसके बाद वो सिकी हुई मूंगफलियों के दाने फेंक फेंक कर मुझे खिलाता। ऐसा था मेरा भोले। जब स्कूल में मेरे नंबर सबसे ज्यादा आ जाते थे तो डेस्क पर वही उछलने लगता, और जब मैम बोलती कि तुम्हें क्यों खुशी हो रही है बे, तो जवाब आता, आखिर मेरी वाइफ इतना अच्छा कर रही है तो खुशी क्यों नहीं होगी। और फिर सब हंसने लगते। उसका यह हक जमाकर कहना मेरी वाइफ सबको डरा देती थी, इवन टीचर्स को भी। उसमें कुछ खास नजर आता, बस वो उसको समझाते कि ऐसे क्लास में कुछ भी मत बोला करो, ठीक नहीं रहता। यूं तो वो बेहद होशियार और सिंसियर भी था, लेकिन एक आदत थी उसमें, वो सबसे जुदा थी, सब लड़कों से। वो सयाना नहीं था डॉक्टर, और आज भी नहीं है। भोला है वो बहुत, मन और दिल का इतना साफ है कि अगर उसे कोई धोखा देना चाहे तो आसानी से दे सकता है। जिससे प्यार करता है, जिसे अपना समझता है, उसे अपना ही समझ लेता है। फिर जो सो कॉल्ड उसके अपने होते हैं वही उसे धोखा देते हैं। यही सब तो बताना है मुझे उसके भोलेपन पर। जहाँ मुझे प्यार आता है वहीं लोग उसके भोलेपन के पीछे से मजाक बनाते हैं। डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपका इतना टाइम लिया, लेकिन सच कहूँ तो न जाने क्यों मुझे लगता है उसे ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि मेरे प्यार की ज़रूरत है। मुझे वो सब बताना है उसे, जो उसका जानना बेहद ज़रूरी है। मैं बताना चाहती हूँ जिस अधूरे सच को वो पूरा मान चुका है वो पूरा नहीं है। प्लीज़ डॉक्टर, अलाउ मी, बस एक दिन, मुझे आज का दिन चाहिए। उसने हाथ जोड़कर कहा। इस दौरान वो रोए जा रही थी। तभी डॉक्टर के चेहरे पर भी ये सब बातें सुनकर चमक सी आ गई। उनकी आंखें भी नम थी। मुझे पता नहीं था मिस्टर राठौर इस बोझ के साथ जिंदगी जीते आ रहे थे। आई एम सॉरी, आपने सच में मुझे भी इमोशनल कर दिया, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं अगर इस तरह का डिसीजन लेता हूँ तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी पड़ेगी। आपकी बातों की वजह से पेशेंट हर्ट भी हो सकता है और उसकी जीने की इच्छा भी जग सकती है, दोनों हो सकते हैं। ऐसे में इस तरह का रिस्क लेने से पहले हमें सोचना होगा। क्या आप मुझे उसको लेकर मिस्टर जॉन से बात करने का वक्त देंगी? श्योर, एंड आई होप आप मेरी हर बात उन्हें बताएंगे। जी जरूर, अगर वो मुझे बताते हैं कि ऐसा करने से कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी और होने पर वो संभाल लेंगे तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर वही इलाज करेंगे। आपको भी ये बात समझनी होगी, वो दुनिया के टॉप के सिजोफ्रेनिया एक्सपर्ट है। वो कई पेशेंट का इलाज कर चुके हैं, बेस्ट मोटिवेटर भी हैं। ऐसे में वो जो भी कहेंगे वही सही होगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, और आप इसका जवाब कब तक दे देंगे? आज शाम को 7 बजे तक। तब तक आप रेस्ट कीजिए, मैं पूरी बात करके आपको आज शाम को हाँ या ना का जवाब दे दूंगा। ओके डॉक्टर, थैंक यू, उसने मुस्कुराकर कहा। यू आर मोस्ट वेलकम, और हाँ, हमारी पूरी कोशिश होगी कि मिस्टर राठौड़ पूरी तरह से ठीक हो जाए, डॉक्टर ने केबिन से बाहर आते हुए कहा, जिसके बाद अदिति भी मायूस होकर उसके पीछे पीछे आ गई। इस दौरान उसके दिमाग में अब यही सवाल कौन रहा था कि आखिर क्या डॉक्टर उसे आज शाम को रुद्र से मिलने की इजाजत देगा। शाम के करीब 4 बज रहे थे। रुद्र कोमा में था, इस वजह से रूबल, दादी माँ माया और उसकी माँ नयनतारा घर पर आ गए थे। आज शाम को रूबल ने उनके घर के नौकर सुजान के साथ जाने का डिसीजन लिया था, तो वहीं दूसरी तरफ माया और नयनतारा दोनों ही खुशी के पल घर पर एंजॉय करने का सोचती है। आखिर उनका प्लान जो सक्सेसफुल हो गया था। माया ने नौकर से चोरी छिपे एक ठंडी बियर भी मंगवा ली थी। उसकी माँ उसके कमरे में शांत बैठी हुई थी। वो उस वक्त से ज्यादा बोली नहीं थी जब से अदिति ने उसको पासे वाली बात कही थी और शकुनी मामा से उनका
कंपैरिजन किया था। अब उसे लगने लगा था जैसे उसके मंसूबों के बारे में अदिति को पता चल चुका है। वो यही सब सोच रही थी, तभी माया ने रूम का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और उसके बाद 2 गिलासों में बियर डाली। मॉम, उधर क्यों बैठी हो, इधर आओ ना। उसने रूम की एक राउंड टेबल पर बियर, 2 बियर से भरे ग्लास और एक आइस से भरे बाउल को रखा। माया की माँ खड़ी होकर उसकी तरफ आ गई। क्या हुआ, उदास क्यों लग रही हो आप? उसने थोड़ी सी आइस दोनों ही गिलासों में डालते हुए पूछा। कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। ऐसे तो नहीं लग रहा है। आप उसी पल से ही सैड नजर आ रही हो जब आप अदिति के पीछे गई थी और उसके बाद तुम दोनों की आपस में कुछ बातें हुई थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कुछ नहीं ना, ऐसे ही। मोम, आप बता रही हो या नहीं? उसने आंखें दिखाते हुए कहा। क्या बताऊं तुम्हें, मुझे लग रहा है उसे सब पता चल गया है हमारे बारे में। किसे? अदिति को? वाट, ये क्या बकवास कर रही हो आप? आज उसने ऐसी ही बात कही थी। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। उसकी माँ ने इतना कहते हुए पूरी बात माया को बता दी, जिसके बाद माया हंसते हुए बोली, और आप खामखा डर गई मोम, उसे पहले भी पता नहीं चला था और अब भी पता नहीं चला है कुछ भी। वो बस आपको बैकफुट पर धकेलने का एक प्लान मात्र था और कुछ नहीं। उसने बस एक गैम्बल खेला था। अगर उसको हमारे बारे में पता होता तो वो सब रुद्र को बता नहीं चुकी होती क्या? आप भी ना कुछ भी सोचती रहती हैं, और वैसे भी अगर उसे पता ही है तो सिर्फ इतना ही कि हम उसे पसंद नहीं करते हैं। इससे ज्यादा ना उसे पता था ना अब। चलो पियो। और माया ने मुस्कुराकर अपनी माँ को बियर से भरा गिलास पकड़ाते हुए कहा, जिसके बाद वो पीने लगी। हालांकि अब उसके दिमाग में यह सवाल नहीं था कि अदिति को उसके मंसूबों के बारे में पता चल चुका है। यही वजह थी कि अब उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, तो वही माया तो खुश थी। हालांकि वो दोनों भी चाहती थी कि रुद्र कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन पागल हो जाए। डॉक्टर की बातें भी अब उन दोनों को एंजॉय करने पर मजबूर कर रही थी। हालांकि वो ये जरूर जानती थी कि अगर रुद्र को कुछ हो गया तो फिर उसकी जायदाद अदिति को मिलेगी, लेकिन अदिति को मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। इस दौरान अदिति के साथ अगस्त्या भी चपेट में आ सकता था। उन दोनों के मरने और रुद्र के पागल हो जाने की स्थिति में कोर्ट ऑटोमेटिकली ही रुद्र की सारी जायदाद माया के नाम कर देती, क्योंकि रुद्र के बाद एक वही थी जो राठौड़ फैमिली की वारिस होने वाली थी। अब उन सब का यही प्लान था। हालांकि किसका प्लान सफल होने वाला था और किसका नहीं, ये तो वक्त ही बताने वाला था। जहां एक तरफ वो दोनों खूब इंजॉय कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ शाम के 7 बजते ही अदिति ने अपने कदम डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा दिए। इस दौरान उसके दिमाग में यही सवाल कौन रहा था कि क्या डॉक्टर उसे रुद्र से मिलने की इजाजत देगा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या अदिति रुद्र को बचा पाएगी? क्या वो माया और नयनतारा का असली चेहरा दुनिया के सामने ला पाएगी? जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।